कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहा आंदोलन अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। किसान नेताओं ने ममता बनर्जी को खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम और कोलकाता में किसान नेताओं ने मंच से बीजेपी को हराने की अपील की। पार्टियों की सरकार नहीं, इस सरकार को कंपनी चलाती है। किसान नेता राकेश टिकैत भी आज बंगाल चुनाव में कूद गए। ममता बनर्जी की चुनावी भूमि नंदीग्राम में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला टीएमसी से बीजेपी में गए नेता शुभेंदु अधिकारी से है। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम के किसानों से ममता को समर्थन देने की अपील की। उसका भी चोट मार दी, अकेली महिला थी, लड़ाई लड़ रही थी, चोट मार दी उसका भी। बंगाल की राजनीति में पड़ेगा, जो नौजवान है ये साथ में है और ये बीजेपी को हराने का काम करेगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, यूथ के भरोसे लड़ी जाएगी। नंदीग्राम के अलावा आज किसान संयुक्त मोर्चा ने कोलकाता में भी रैली की। कोलकाता के ईडन गार्डन के पास रोड पर आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, सीपीआई नेता अतुल अंजान समेत कई चर्चित चेहरे शामिल हुए। ये कोलकाता है और ये कोलकाता में ईडन गार्डन के बिल्कुल करीब का इलाका है और इस जगह पर ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, इसमें तमाम सारे नेता हैं, जिनमें वो भी नेता हैं जिनकी वजह से आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने भी लोगों से अपील की है कि लोग किसी भी तरीके से बीजेपी को यहाँ जीतने ना दें। तो अगर देश को बचाना है तो जिस तरह की एक सरकारें हैं उसको हटाना पड़ेगा। आप वोट जिसको दे लेना, लेकिन इन ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा। मोदी जी गणित में कच्चे नहीं है, अपनी राजनीति में पक्के हैं, पर हम लोग वो दाम लेके रहेंगे, ये भी हमारा नारा नहीं संकल्प है। और इसीलिए साथियों, ये तीनों कानूनों को निरस्त करवाने की जिम्मेदारी बंगाल की भी है। इतना अहंकार, इतना घमंड सिर्फ वोट और चुनाव का और कुछ नहीं है। तो फिर किसान ने कहा ठीक है जी, जो भाषा आपको समझ आती है हम उसी में आपको समझा देते हैं, इसलिए हम बंगाल आए। इनको वोट की छूट देने के लिए आए हैं, क्योंकि वोट के अलावा इन्हें और कुछ समझ नहीं आता। बीजेपी ने किसान नेताओं पर हमला करते हुए कहा है कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जनता को असली चेहरा दिख रहा, असली चेहरा सब कुछ बता रहा। चेहरा दिखा है, बताया है, समझ आया है। जनता मोदी के साथ है, मोदी के फार्मर सुधारों के साथ है। तीनों के तीनों बिल किसानों के हित में और किसान हमें वोट कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो उसका परिणाम है, चाहे जम्मू कश्मीर हो। यूं तो देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो विधानसभा सीट है वो है नंदीग्राम। आखिर क्यों नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम का एपी सेंटर बन चुका है, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। যারা ত্যাগ করতে জানে তাদের হাজার মেরে ফেলুন, তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না, তারা প্রতিবাদ করবেই, তারা কোথাও যাবে না। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर नंदीग्राम के नाम में भले ही ग्राम जुड़ा है, लेकिन ये कोई गांव नहीं है, बल्कि इसमें 138 गांव आते हैं। ये वो विधानसभा सीट भी है जो इस बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री तय करने वाली है। और यही वजह है कि इन दिनों पश्चिम बंगाल की चुनावी राजधानी बन चुके नंदीग्राम में छिड़ गया है जबरदस्त चुनावी संग्राम। আজকে দিদিকে জানাতে চাই, তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো। दस साल पहले चुनाव में परिवर्तन का प्रतीक बना नंदीग्राम मौजूदा चुनाव में भी एक बार फिर परिवर्तन का पैमाना बन चुका है। दरअसल यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कभी उनके ही राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला होना है। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए,
लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करेंगे। नंदीग्राम के संग्राम में जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक भी कूदने वाले हैं। ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां रैली करेंगे और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम का एपिसेंटर बन गया है नंदीग्राम। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। হচ্ছে আমি দুটো রুমের একটা বাড়ি 1 বছরের জন্য নন্দীগ্রামে নিয়েছি, আমি 3 মাস অন্তর অন্তর আসবো, আমাকে 1 বছরের জন্য আমি ভাড়া নিয়েছি। মনে রাখবেন আমি যদি কথা দিই, কথা রাখাটা আমার কথা। 1 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में कुल 2,31,866 वोटर थे, जिनमें से करीब 65,000 मुस्लिम मतदाता हैं और यही वजह है कि पिछले 4 चुनावों में यहां से 3 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही विधायक चुने गए हैं। साल 2016 के पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से 1,34,623 वोट लेकर जीते थे। खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10,713 वोट मिले थे, लेकिन इस बार शुभेंदु बीजेपी से उन्हीं ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं जिनके साथ वो नंदीग्राम के किसान आंदोलन के समय से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेफ्ट का आदमी थे जो टीएमसी के ये मूवमेंट के टीएमसी के लीडरशिप में ये मूवमेंट के लिए नंदीग्राम छोड़ के बाहर भागे थे, वो लोग अभी नंदीग्राम में आ चुका है और जो आदमी नंदीग्राम को देख रहा था पॉलिटिकली टीएमसी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, वो अब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गया है। तो जो लेफ्ट वोटर्स है नंदीग्राम में, ये लेफ्ट वोटर्स ही 2 साल पहले 3 साल पहले टीएमसी के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। तो अभी जिसके टीएमसी के जो लीडर के विरुद्ध ये सीपीएम का लड़ाई था नंदीग्राम में पिछले 10 साल से, आज टीएमसी का वही लीडर्स बीजेपी में चले गए, तो उन लोगों ने किसके साथ रहेंगे? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये देखना होगा कि क्या होता है नंदीग्राम में। 2009 के उपचुनाव के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही नंदीग्राम से चुनाव जीत रही है। 2018 में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ही 100% जीत हासिल की है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह शुभेंदु अधिकारी भी है। दरअसल पूर्वी मेदिनीपुर में ही जन्मे और पले बढ़े शुभेंदु अधिकारी एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। शुभेंदु अधिकारी के परिवार का पश्चिम बंगाल के 4 जिलों जंगल महल, बांकुरा, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर में प्रभाव रहा है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी जहां सांसद हैं, वहीं साल 2009 और 2014 में सांसद रहे शुभेंदु अधिकारी साल 2006 और 2016 में विधायक भी चुने गए। साल 2007 में शुभेंदु उस वक्त ममता के करीब आए थे जब लेफ्ट सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का साथ देने ममता नंदीग्राम पहुंची थी। नंदीग्राम के किसान आंदोलन के बाद से ही ममता के साथ शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्य में सत्ता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी थी। 50 साल की शुभेंदु नंदीग्राम में एक जमीनी नेता माने जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने शुभेंदु को अपने पाले में लाकर जहां ममता को सीधे चुनौती देने की कोशिश की है, वहीं उसकी रणनीति नंदीग्राम में ही ममता को घेरे रखने की भी है। उधर ममता बनर्जी भी अपने पुराने कमांडर शुभेंदु को सीधे निशाने पर लेकर एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश में है। नंदीग्राम अभी पॉलिटिकल जो इशू है उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंदीग्राम का जो सूचना थे, नंदीग्राम मूवमेंट का जो सूचना थे, वो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों एक साथ किया। अभी डिवीजन हो गया। ये डिवीजन में वोटर्स का तो भी डिवीजन होगा, ये ममता बनर्जी का सोच में चला आया और ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ममता बनर्जी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुनाफा हो जाएगा तो इतने 10 साल का जो फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम और शिंगूर मूवमेंट से लिया था, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम से ही लड़ना पड़ेगा। नंदीग्राम गांवों और किसानों का इलाका है। 13 साल पहले
किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए यहाँ जो प्रतिरोध किया था उसे आंदोलन की शक्ल देकर ममता ने 2011 में वामपंथियों की 34 साल पुरानी सत्ता का अंत कर दिया था। लेकिन इस बार उनकी सत्ता को वही शख्स चुनौती दे रहा है जो उनके इस संघर्ष का साथ ही रहा है। यही वजह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु को मात देकर जहां ममता उनसे बदला लेना चाहती हैं, वहीं अपनी पार्टी को यहां और मजबूत करना चाहती हैं। और यही वजह है कि बंगाल के चुनावी संग्राम का एपिसेंटर बन गया है नंदीग्राम। ममता बनर्जी की चोट को लेकर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की चोट हमला नहीं, हादसा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के कोई सबूत नहीं मिले। बंगाल के मुख्य सचिव ने भी अपनी ममता बनर्जी अस्पताल से तो डिस्चार्ज हो गई हैं, लेकिन उन्हें लगी चोट की गूंज अभी बहुत दिन सुनाई देगी। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में चुनाव हैं और उनका घायल होना एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। हालांकि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की ताजा रिपोर्ट ममता बनर्जी का मूड खराब कर सकती है। पर्यवेक्षक विवेक दुबे और अजय नायक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ममता बनर्जी की चोट एक हादसा है। पर्यवेक्षकों ने हमले की किसी भी संभावना से इंकार किया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी भारी सुरक्षा घेरे में थी। पर्यवेक्षकों के मुताबिक ममता बनर्जी पर हमले के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मैं उनका जो वर्षन है उस पर विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के ऐसा किया। ममता बनर्जी के घायल होने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को घेरा है। शेखावत ने बिना नाम लिए कहा, चोटिल हुई या कराया गया। जब दिल्ली में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी, वही स्क्रिप्ट राइटर आज उनके साथ हैं। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी कैसे घायल हुई, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। टीएमसी ने इसे ममता पर हमला करार दिया, तो बीजेपी ने घटना का वीडियो सामने लाने की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव ने घटना पर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में 4 से 5 लोगों के हमला करने का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में सड़क पर भारी भीड़ होने का जिक्र किया गया है, जबकि ममता ने घटना के बाद अपने बयान में कहा था कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया था। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पूछ कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चौक हो गया। देखो कितना। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को भेजी गई मुख्य सचिव की रिपोर्ट में सड़क पर मौजूद एक खंबे का भी जिक्र है। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि जिस जगह पर ममता घायल हुई वहां सड़क के बीच में एक खंबा है और चश्मदीदों ने दावा किया था कि ममता की गाड़ी खंबे से टकराई थी। ये जो पिलर है इस तरीके का, इसी रास्ते से जब वो जा रही थी तो इस पिलर से हो सकता है कि गाड़ी का गेट थोड़े से धक्का लग गया हो और उनके पाँव में चोट लग गई। जितने मुंह उतनी ही बातें की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को आखिर चोट लगी तो कैसे लगी है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बीजेपी नेताओं का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई जबरदस्ती धक्का वक्का नहीं मारा, पर एक शायद हादसा हुआ होगा, खंबे से लगा। उसके बाद आज जो रिपोर्ट गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ऐसा नाम नहीं कहा गया है। चुनाव आयोग के सामने है। यदि किसी जांच एजेंसी की मदद चाहिए केंद्रीय स्तर पर तो वो भी मांग सकते हैं। इसका जांच करें। हम लोगों को तो स्टैंड एकदम क्लियर है, एकदम सनलाइट का माफी। जांच होना चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री जब बता रहा है उसके ऊपर हमला हुआ, षड्यंत्र है, तो उसका जांच होना चाहिए, तुरंत जांच होना चाहिए। ममता बनर्जी जब व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में उतरेंगी तब ये राजनीतिक तू-तू मैं कहां पहुंचेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी मिशन को धार देते हुए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूं तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और मनोज तिवारी जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे चमकदार नाम फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो मालदा से हिंदू वोटों को एकजुट करने की मुहिम का शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जब चुनावी पिच पर उतरते हैं तो अपने बयानों के बल्ले से विरोधी दलों में खलबली मचा देते हैं। 2 मार्च को भी जब मालदा के मंच पर योगी प्रकट हुए तो उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत का हर नौजवान अपनी रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों के अंदर बंगाल को बदहाल कर दिया इन सभी लोगों ने। आज बंगाल अर्थव्यवस्था में काफी पीछे चला गया है। जय जय। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की जिस मालदा सीट से बंगाल चुनाव में एंट्री मारी है, दरअसल ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ अधिकतर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। हालांकि मालदा के इलाके में बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में वैष्णव नगर सीट जीतकर सेंध मार चुकी है। 2019 में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी के नाम पर वो इस सीट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। दरअसल बांग्लादेश की सीमा से सटा मालदा का ये इलाका अक्सर हथियारों और जाली नोटों की स्मगलिंग के लिए सुर्खियों में रहता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में CAA से लेकर गौ तस्करी तक उन तमाम मुद्दों को उठाया जो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के टूल माने जाते हैं। 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। मालदा के मैदान से योगी के उद्घोष का असर नाथ पंथ से जुड़े वोटरों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल बंगाल में नाथ पंथ की लंबी शिष्य परंपरा रही है, जिसका इतिहास योगी राग बाबा गंभीर नाथ से जुड़ा है, जिन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ अपने शिष्य बनाए थे। और इसी का नतीजा है कि बंगाल में नाथ पीठ के लिए आस्था रखने वालों की संख्या जहाँ लाखों में है, वहीं पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में पीठ के मंदिर भी हैं। कोलकाता में गोरखनाथ, मेदिनीपुर में सिद्धनाथ मंदिर और हुगली में जठेश्वर नाथ मंदिर भी उड़ीसा की कटक पीठ का हिस्सा है। और यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को चौतरफा घेरने की कोशिश में है। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में बंगाली का मुंह की काम आएगा, तो बीजेपी को बंगाली जो इश्यूज है, सेंटिमेंट्स है, बंगाल बहुत सारी इश्यूज में बाकी जो इंडिया के इलेक्शन होता है वो प्रोसेस से अलग है। साउथ इंडिया का प्रोसेस अलग है, नॉर्थ इंडियन प्रोसेस अलग है, बंगाल का प्रोसेस भी अलग है। इधर बंगाली को आना चाहिए वोट का प्रचार में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो लेगेसी यूपी में है ये बंगाली डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीएम मोदी के बाद फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में प्रचार करने वाले वो बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे और इस चुनाव में बीजेपी 48 सीटें जीतकर नंबर 2 पार्टी बनी थी। बिहार के चुनाव में भी सीएम योगी ने 17 जिलों में 19 सभाएं कर 75 से ज्यादा सीटों के नतीजे प्रभावित किए हैं। जाहिर है बिहार और हैदराबाद में योगी की रैलियों से मिली सफलता को पार्टी पश्चिम बंगाल में दोहराने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।